नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी आज फिर एक्ट्रेस अनन्या पांडे से पूछताछ करेगी। आर्यन और उनके व्हाट्सएप चैट में एनसीबी को लेन देन के सबूत मिले, इसके बारे में आज अनन्या से सवाल किए जा सकते हैं। वहीं कल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। साथ ही मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो है समीर वानखेड़े, इन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है। इसके अलावा एनसीबी ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आर्यन खान की रिहाई के लिए एक डील हुई और साथ ही एनसीबी ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी की है। तो ड्रग्स, आर्यन और डील, 10 बड़े अपडेट क्या है इस खबर को लेकर इस वक्त के, ये पहले आपको बताते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि ड्रग्स केस में आज तीसरी बार अनन्या पांडे से पूछताछ होगी। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि समीर वानखेड़े समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत की बात की गई। वकील कनिष्क जयंत ने कमिश्नर से लिखित में इसकी शिकायत की गई। समीर वानखेड़े ने आर्यन का अपहरण कर फर्जी मामला दर्ज किया, यह आरोप लगाया गया है वकील की तरफ से। प्रभाकर राघोजी, जिसके बारे में कल से हम आपको लगातार बता रहे हैं, इसने कहा है कि 10 खाली पेपर पर इससे साइन करा लिए गए। प्रभाकर राघोजी ने यह भी कहा है कि पंचनामा पेपर बताया और साइन करा लिया खाली पेपर पर। प्रभाकर का यह भी आरोप है कि आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ रुपए की डील की गई। संजय राउत, शिवसेना के नेता, यह कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस मामले का संज्ञान ले। गवाह से सादे पेपर पर साइन क्यों किया गया, यह सवाल उठा रहे हैं शिवसेना के नेता संजय राउत। बॉम्बे हाई कोर्ट में कल आर्यन की जमानत याचिका पर अब सुनवाई होनी है, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट इस केस में अब आ चुका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई। एडवोकेट हैं कनिष्क जयंत, जिन्होंने यह शिकायत दर्ज कराई है। वानखेड़े समेत 6 लोगों के खिलाफ यह केस दर्ज हो, यह कनिष्क की तरफ से कहा गया है। कनिष्क ने वानखेड़े पर आर्यन के अपहरण का आरोप लगाया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन पर फर्जी केस दर्ज किया, यह आरोप लगा रहे हैं एडवोकेट कनिष्क। बड़ी खबर है ये इस वक्त की, और इस केस में कल से हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रभाकर राघोजी ने सामने आकर आरोप लगाए, एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। राजीव और जानकारी के साथ मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ शिकायत की गई है। शिकायत करने वाले एडवोकेट कनिष्क जयंत क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जयंत के मुताबिक ये कहा गया है कि आर्यन खान का अपहरण किया गया और अपहरण करने में 6 लोग दोषी हैं, जिसमें एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को भी इस बारे में कहा गया कि आर्यन खान के अपहरण के दोषी हैं और अपहरण फिरौती के लिए किया गया। इस तरह की इसकी जांच की बात कही गई है। पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत अपने आप में भी एनसीबी के लेकर कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि एनसीबी के लिए इन सवालों से जूझना या इन सवालों से रूबरू होना आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कल जो था कि कल जो उनके गवाह के जरिए एनसीबी पर ही आरोप लगाया गया कि आर्यन खान से 25 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें 38 लाख डिलीवरी की गई थी, और इस बात को लेकर केपी गोसावी को लेकर साथ में आरोप लगाया गया। इन सब चीज़ों को लेकर हालांकि एनसीबी ने कल एनसीबी जोनल डायरेक्टर की तरफ से ये जवाब दिया गया कि ये इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं वो एक सिरे से बेबुनियाद कहे गए हैं। इसके अलावा एनसीबी जोनल डायरेक्टर की तरफ से मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भी लिखा गया कि ये जो पत्र लिखा गया है, पहले जरा ये खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं राजीव, फिर मैं आपके पास आता हूं उसकी डिटेल को समझने के लिए। जो राजीव बता रहे हैं इस केस की बड़ी खबर एक ये भी है कि आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा है कि मुझे झूठे केस में फंसाने की एक साजिश की जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया है कि कुछ अज्ञात लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं एनसीबी ने बयान जारी कर गवाह प्रभाकर राघोजी के आरोपों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि प्रभाकर राघोजी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी ने उससे खाली पेपर पर साइन करवा लिए। आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ में डील हुई। अब समीर वानखेड़े को ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों वो मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये राजीव से समझते हैं। राजीव, देखिए, जिस तरीके से ये मामला बेहद संगीन है और मामले में कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हालांकि उस मामले की जांच के लिए अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है। आज अनन्या पांडे को भी बुलाया गया है। आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट और बाकी
जो चीज़ें सामने आई हैं उनसे मिलान करने के लिए या अनन्या पांडे के यहाँ से जो भी चीज़ें बरामद हुई हैं उनसे जांच करने के लिए। लेकिन आखिर समीर वानखड़े मुंबई सीपी को चिट्ठी क्यों लिखते हैं, इस बात के लिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से अलग अलग आरोप सामने आए हैं, पहले उनके ही पंच के जरिए एनसीबी पर आरोप लगाया गया कि आर्यन खान को रिहाई के लिए 18 करोड़ रुपए की डील की गई थी, जिसमें 38 लाख रुपए पहले डिलीवर किए गए थे केपी गोसावी के थ्रू और अलग अलग जगहों पर जो पूरा ब्यौरा किया गया है, जो हलफनामा किया गया है, यानी जो एफिडेविट दिया गया है, और वो भी एफिडेविट यानी कोर्ट में न दाखिल करके सीधे सोशल मीडिया पे जाहिर किया गया है। इस बात को लेकर एनसीबी की तरफ से इसे पूरी तरह से एक सिरे से नकारा गया। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये चिट्ठी लिखा कि इस केस को भटकाने के लिए अलग अलग लोगों से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और इस मामले में इस तरह के अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई की जा रही है, यानी ये आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस में केस कहीं दर्ज किया गया है और ये झूठे हलफनामे दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस मामले से एनसीबी की जांच में कोई असर आएगा। लिहाजा जिस तरीके से कल एनसीबी को पूरे दिन में ये केवल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि ये जो गवाह की तरफ से दिए जा रहे बयान झूठे हैं, जो गवाह से किसी तरह से सिग्नेचर नहीं कराए गए हैं, गवाह से कोई खाली कागजातों पर सिग्नेचर नहीं कराए गए हैं, ये एनसीबी के कल अगर जांच की अलग दिशा होने के बजाय एनसीबी कल अपने बचाव पक्ष में आ गई और बचाव में इस बात को जरूर कहा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के साथ साथ एडीजी ने भी इस बात के लिए पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर किया और इसकी अलग से जांच यानी डीजी लेवल पे इसकी जांच की बात कही कि इससे जांच करानी चाहिए और इस मामले में तहकीकात करानी चाहिए कि इससे केस पर असर आएगा। जिन लोगों को अगर हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो कई सारी बातें और भी सामने आ सकती हैं, इस तरह की बातें जरूर की गई और लिहाजा इस बात को देखते हुए, इस गंभीरता को देखते हुए जोनल डायरेक्टर की तरफ से ये चिट्ठी लिखा गया, क्योंकि कल जिस तरीके से एक गवाह का बयान आया और इसके बाद से आज जो वकील की तरफ से एक शिकायत दर्ज की गई, इस मामले में देख रहे हैं कि एनसीबी के लिए मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ते जा रही है अपना पक्ष रखने के लिए, साथ साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों जिन लोगों की गिरफ्तारियां की गई है उनसे अभी तक ढंग से पूछताछ नहीं हो पा रही है। अनन्या पांडे से भी लगातार पूछताछ हो रही है, कई और लोग हैं जो कि इस मामले में पूछताछ होने वाले हैं, लेकिन अभी एनसीबी के लिए सबसे बड़ा ये कहा जाए कि क्राइसिस का या ये स्थिति आई गई है कि इन चीज़ों को ही पहले जवाब दिया जाए। जिस तरीके से राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं, एनसीबी हालांकि समीर वानखड़े ने कुछ दिन पहले भी ये जवाब दिया, जिस तरह से आरोप लगे थे कि वो दुबई गए थे, फिर मालदीव में गए थे, मालदीव में कई सारी चीजें से सामने आई थी। ये आरोपों को पहले बयान यानी इन आरोपों का पहले खंडन किया जा रहा है, यानी अभी जांच के बजाय आरोपों का खंडन के लिए ज्यादा एनसीबी अपने आप को आगे देख रही है। जांच के बजाय आरोपों के खंडन में ज्यादा अपने आप को फंसा हुआ एनसीबी इस वक्त पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। तो ड्रग्स के मामले में एनसीबी के आरोपों में घिरे आर्यन खान के केस में अब नया मोड़ आ गया है। ड्रग्स केस में वसूली कनेक्शन का दावा किया जा रहा है और दावा करने वाला कोई और नहीं, वो शख्स है जिसे एनसीबी ने गवाह बनाया, प्रभाकर राघोजी सैल। इस शख्स का आरोप है कि एनसीबी ने उससे खाली पेपर पर साइन करवा लिया। आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ में डील की गई। क्या आर्यन खान की रिहाई के लिए हुई डील? क्या आर्यन को रिहा करने की कीमत है 18 करोड़? नशे का खेल, वसूली के लिए डील। ड्रग्स केस का वसूली कनेक्शन क्या? प्रभाकर राघोजी, किरण गोसावी, सैम डिसूजा, पूजा डडलानी, इन 4 किरदारों के इर्द गिर्द ड्रग्स केस में हजारों सवाल उठ खड़े हुए हैं और ये सवाल खड़े हुए हैं प्रभाकर राघोजी सैल के नए खुलासे से। खुलासा क्या है, विवाद क्यों है और क्यों ड्रग्स केस में अब वसूली कनेक्शन को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर कौन है प्रभाकर राघोजी सैल। आर्यन खान के साथ सेल्फी लेती इन तस्वीरों को लेकर पहले भी मामला गर्मा चुका है। आर्यन खान के साथ इस तस्वीर में दिख रहा शख्स है किरण गोसावी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने गोसावी को बीजेपी का कार्यकर्ता बताकर आरोप लगाए थे और प्रभाकर राघोजी सैल इसी किरण गोसावी का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। एनसीबी ने प्रभाकर गोसावी को इस केस में अपना पंच गवाह बनाया है, लेकिन 13 मिनट के वीडियो और एक हलफनामे के जरिए
प्रभाकर राघोजी ने एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रभाकर राघोजी का कहना है कि एनसीबी ने उससे सादे कागज पर दस्तखत लिए और पंचनामा पेपर बताकर उसका साइन करवाया था। मग साधारण 10:30 पावणे 11च्या दरम्यान मी आतमध्ये गेलो तेव्हा मी समीर वानखेडे आणि त्यांनी जे गुन्हेगार पकडलेले त्यांच्या पूर्ण सहकार्यांनी तिथे मी बघितलं, तिथे मला अचानक आर्यन खान दिसले, त्यांना एका कॅबिन मध्ये बसवून ठेवलेलं आणि अजूनही 5-7-8 जण होते त्यावेळेला त्या ठिकाणी। त्यानंतर किरण गोसावी आर्यन खान सह त्या गाडीत बसले आणि एनसीबीचे अधिकारी होते, ते दोघं त्यांना एनसीबीच्या ऑफिसला घेऊन गेले। नंतर मी चालत एनसीबीच्या ऑफिसच्या खाली जाऊन उभा राहिलो। 1:15च्या सुमारास मला कॉल आला किरण गोसावी सरांचा की वर वानखेडे साहेबांनी तुला बोलावलंय, पंचनाम्यावर साक्षीदार म्हणून सही करायचे। मी वर गेलो 3ऱ्या माळ्यावर, तेव्हा माझ्याकडनं एनसीबीचे एक अधिकारी होते, ते मला बोलले तुला इथे सही करायची। तेवढ्यात वानखेडे साहेब आले आणि मला त्यांनी सांगितलं याच्या सह्या घे पटापट। तर मी म्हटलं त्यांना अधिकाऱ्यांना म्हटलं सर हे ब्लँक पेपर आहेत, नाही तू सह्या कर। मला कमीत कमी 9 ते 10 पेपरवर माझ्या सह्या घेतल्या। प्रभाकर राघोजी के दावे के मुताबिक 2 अक्टूबर यानी वो दिन जब एनसीबी ने हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर रेड की थी, उस दिन वो किरण गोसावी के साथ ही था। प्रभाकर का दावा है कि रात 10:30 बजे गोसावी ने उसे बोर्डिंग एरिया में बुलाया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने केबिन में आर्यन खान और मुनमुन धमेचा को देखा। रात 12:30 बजे किरण गोसावी एनसीबी अधिकारियों के साथ आर्यन खान को सफेद इनोवा कार में एनसीबी ऑफिस लाया। रात करीब 1 बजे किरण गोसावी ने प्रभाकर को एनसीबी दफ्तर के भीतर बुलाया और उससे कहा गया कि उसे पंच बनना है। इस दौरान उसके आधार कार्ड की डिटेल भी ली गई और थोड़ी देर बाद ही एनसीबी दफ्तर से महज 500 मीटर की दूरी पर किरण गोसावी सैम डिसूजा नाम के शख्स से मिला। दोनों कार से आगे बढ़े और फिर कार से सैम और गोसावी लोअर परेल पहुंचते हैं और इसी बीच फोन पर 18 करोड़ में डील फाइनल करने की बात कही जाती है। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज 3रा दिन है। आज वो खीर भवानी मंदिर पहुंचे हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। देवी का आशीर्वाद लेते हुए, दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। खीर भवानी मंदिर की यह तस्वीर, गांदरबल में यह मंदिर है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री और इस दौरे का आज 3रा दिन है। इससे पहले आपने देखा किस तरह से शहीद इंस्पेक्टर के घर जाकर परिवार से मुलाकात की। इसके अलावा श्रीनगर से शारजाह विमान सेवा की शुरुआत की। कल जम्मू में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी वो आज देंगे। जम्मू कश्मीर के लिए पिछले कुछ वक्त में केंद्र सरकार की तरफ से कौन से बड़े कदम उठाए गए हैं, किस तरह से निवेश आ रहा है, ये भी बताया। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल उनके साथ मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल की रैली में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के लिए जम्मू कश्मीर की अहमियत क्या है, किस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए बड़ी मात्रा में निवेश यहां पर किया जा रहा है और यहां के लोगों को रोजगार मिल सके, मेट्रो आ सके, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती जो इस वक्त अमित शाह के सामने है वो ये कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात पिछले 10 से 15 दिनों में बने हैं, उन्हें सुधारा कैसे जाए, उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। क्योंकि 370 का खात्मा हुए 2 साल हो चुके और इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर विकास और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अचानक पिछले 10 से 15 दिनों में आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में अचानक बढ़ोतरी हो गई। कश्मीर में अचानक से टारगेट किलिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली। कश्मीर में अचानक से माइनॉरिटीज पर हमले बढ़ गए। उनके घर जाकर उनका नाम पूछकर, आई कार्ड देखकर उन्हें गोली मारी गई और यह संख्या बढ़ती चली गई। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के इस दौरे से वहां के लोगों को उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। आतंकवाद के खात्मे के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यह सब जम्मू की इस रैली में
गृह मंत्री ने बताया और अब पहुंचे हैं खीर भवानी देवी के दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। पूजा अर्चना करते नजर आए। मनोज सिन्हा उनके साथ मौजूद। अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि 370 के खात्मे के बाद यह पहला दौरा है। ऐसे में पिछले 2 साल में किस तरह के प्रयास जम्मू कश्मीर के लिए सरकार की ओर से किए गए वो तो उन्हें बताना ही था, लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है आतंकियों की तरफ से, उसके लिए सुरक्षा बलों की बदली हुई रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा बहुत जरूरी थी। और पहुंचने के पहले ही दिन सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए एक बड़ी बैठक अमित शाह की तरफ से की गई थी, जिसमें कई सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अफसर शामिल हुए और सुरक्षा स्थिति क्या है उसकी समीक्षा वहां पर की गई। संभवतः रणनीति भी बनाई गई कि किस तरह से इस बदली हुई परिस्थिति में और बढ़ती हुई चुनौती का सामना करना है, क्योंकि कश्मीर में टारगेट किलिंग बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ बढ़ी है। ऐसे में कश्मीर में जो हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस हालात को नियंत्रण में कैसे लाना है। खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे अमित शाह सरपंचों से आज मुलाकात भी कर सकते हैं, विजिटर बुक में साइन करते हुए, अपने अनुभव लिखते हुए। 2 साल हो गए हैं 370 के खात्मे के, और इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। आतंकवाद के खात्मे के लिए बड़े प्रयास किए गए हैं। विकास के लिए बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की ओर से कोशिश की गई है। यहां पर निवेश लाया गया है ताकि यहां के लोगों को रोजगार के लिए कोई समस्या ना हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफी पैसा खर्च किया गया है, और आने वाले समय में विकास को गति देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसका पूरा रोड मैप, इसका पूरा खाका भी पेश किया कल की रैली में। और इस वक्त विजिटर बुक में साइन करते हुए, अपने अनुभव लिखते हुए गांदरबल में मौजूद हैं इस वक्त खीर भवानी माता के दर्शन करते हुए खालिद और जानकारी के साथ मेरे साथ। खालिद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तीसरा दिन मनोज सिन्हा मौजूद अमित शाह के साथ खीर भवानी मंदिर में। बिल्कुल, देखिए अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो है आज अभी कुछ देर पहले उन्होंने कश्मीर में लैंड किया है जम्मू से, और सीधा वो गांदरबल माता खीर भवानी के मंदिर चले गए हैं माथा टेकने, और उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा भी है और बाकी आला अधिकारी भी उनके साथ है। और वहां से जो उनका कार्यक्रम हमें बताया गया है कि वो शेर कश्मीर कम्युनिकेशन सेंटर में जाएंगे, जहां पर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ मीटिंग्स भी है उनके, और कुछ विकास कार्यों का इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन्स भी आज एसकेआईसीसी में होगा। ये अभी तक कार्यक्रम है जो उनका सार्वजनिक किया गया है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम जो इटिनरी में नहीं थे, जो सार्वजनिक नहीं हुए थे, उसमें अमित शाह ने जो है भाग लिया है। कुछ कार्यक्रम जहां उनकी मूवमेंट होती है सिक्योरिटी कारणों के कारण जो है सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आज कश्मीर घाटी में वो आज अपने 3 दिन के दौरे के दौरान दूसरी बार है। और इस वक्त भी अगर आप पीआरसी पे देखें तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है नाके पर लगा दी गई है, और ऐसे ही नाके जगह जगह पर पूरी कश्मीर घाटी में देखने को मिले हैं। और काफी हाई अलर्ट पूरी कश्मीर घाटी को रखा गया है। जिस तरह से यहाँ मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बाद ये सब कदम उठाए गए थे। लेकिन पहले ही दिन जब वो आए, उन्होंने जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग यहाँ पे ली, वो बहुत महत्वपूर्ण रही इस दौरे के दौरान, जिसमें तमाम जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कश्मीर में मौजूद हैं, उनके आला अधिकारियों से उन्होंने भेंट की, उन्हें दिशा निर्देश दिए कि जो स्थिति है उससे कैसे निपटना है, क्या कुछ करना है। और उसके बाद जो है उन्होंने बाकी कार्यक्रमों में भाग लिया। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उस पर उनकी खासी नजर है, और उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने कई प्लान जो है डिस्कस किए हैं, चाहे आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एनआईए हो, सब के साथ, और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां मौजूद थे। तो अब देखना होगा कि जो 3 दिनों का उनका दौरा रहा, जिसमें उन्होंने विकास की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, और युवाओं से जुड़ने की बात की है, इसका इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निसंदेह ही एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए खासकर सिक्योरिटी एजेंसीज में वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। और कल भी हमने जम्मू में देखा, जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधा बॉर्डर एरिया में
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में पूरी जानकारी दी खालिद ने। आज क्या कार्यक्रम रहेगा ये भी बताया। फिलहाल खीर भवानी मंदिर में मौजूद है अमित शाह। दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आपने देखा। विजिटर बुक में अपना अनुभव भी लिखा, साइन किए। कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। खीर भवानी के मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। और जैसा कि खालिद ने बताया, जम्मू कश्मीर का यह दौरा बहुत ही ज्यादा अहम है। सरपंचों से भी मुलाकात होगी। बीएसएफ के बंकर का दौरा इससे पहले किया मकवाल बॉर्डर पर। कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी होना है, लोकार्पण होना है। और कल की रैली जो थी जम्मू में, खासतौर से उसमें यह बताया गया कि पिछले 2 साल में क्या हुआ है। उन लोगों को जवाब दिया गया जो सवाल पूछ रहे हैं कि 370 के खात्मे से हुआ क्या फर्क पड़ा, परिवर्तन क्या आया, यह बताया अमित शाह ने। और आगे विकास को गति देने के लिए क्या किया जा रहा है, इसका पूरा रोड मैप भी पेश किया। आज खीर भवानी मंदिर में दर्शन के तुरंत बाद कार्यक्रम क्या होगा, खालिद से एक बार फिर समझते हैं। खालिद, देखिए, खीर भवानी मंदिर से जो उनका कार्यक्रम है, वो जो हमको अभी तक बताया गया है कि वो SKICC जो यहाँ कम्युनिकेशन सेंटर है, वहां जाएंगे और वहां पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत के या फिर DDC के, उनको संबोधित कर सकते हैं। कुछ लोग भी होंगे जिन्हें वो संबोधित करेंगे वहां पर। और कुछ ऐसे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फाउंडेशन स्टोन उसकी रख सकते हैं और इन कईयों का उद्घाटन कर सकते हैं। और ये सब कार्यक्रम जो है SKICC में होगा। और राजभवन में भी उनका एक कार्यक्रम है जहां पर भी वो कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भेंट करेंगे। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों के कारण हमें उसकी इतला नहीं दी जाती है। कश्मीर में सिक्योरिटी को देखते हुए काफी अलर्ट रहना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल। खालिद, मैं आपके पास लौटूंगा। खीर भवानी मंदिर की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। मनोज सिन्हा उनके साथ मौजूद हैं। तीसरा ये दिन है जम्मू कश्मीर दौरे का। पहले 2 दिन में क्या कुछ हुआ, आज का दिन क्यों अहम है, आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। पाकिस्तान से लगी सीमा पर मकवाल बॉर्डर पर पहुंचे गृह मंत्री। बीएसएफ के एक बंकर का किया दौरा। बॉर्डर किनारे रहने वाले एक परिवार के घर गए और चाय भी पी। गृह मंत्री ने स्थानीय निवासी का मोबाइल नंबर लिया और अपना नंबर भी साझा किया। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन पाकिस्तान से लगी सीमा पर मकवाल बॉर्डर पर पहुंचे और सीधे तौर पर संदेश दिया कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है और सरकार लगातार उनके लिए खड़ी है। मकवाल बॉर्डर पर जब गृह मंत्री पहुंचे तो उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उनके इस दौरे से सुरक्षा बलों में गजब का जोश भर गया है। बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस BSF पोस्ट के ऊपर आए और जवानों के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है और हमारी जो ब्रीफिंग थी वो उनको सुना है और उसके साथ में जितनी भी बॉर्डर से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो उनको हमने अच्छे तरीके से बताए हैं और उन्होंने बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ में इसको सुना है और प्रसन्नता अपनी बॉर्डर डोमिनेशन को लेके दिखाई है। इससे पहले गृह मंत्री की बैठक में कश्मीर के लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने की रणनीति तैयार हुई। सूत्रों के मुताबिक घाटी में सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां बढ़ा दी गई हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। अमित शाह ने पिछली सरकारों पर जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। मैं जम्मू में आया हूँ, सबसे पहले ये कहने आया हूँ कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के मंच से गांधी परिवार, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में 3 राजनीतिक परिवारों पर जम्मू कश्मीर को विकास से दूर रखने का आरोप जरूर लगाया। ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूँ, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे।
अमित शाह ने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो जम्मू कश्मीर के विकास में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास है। आज गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। आज अमित शाह कश्मीर के सरपंचों से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आदित्य त्यागी, खालिद हुसैन, मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे की। वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। तो काफी महत्वपूर्ण दिन उत्तर प्रदेश के लिए और खासकर सिद्धार्थनगर और इसके आसपास के जिन 9 जिलों की हम बात कर रहे हैं, 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा। इसी के साथ वाराणसी को 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत भी प्रधानमंत्री करेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है ये योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। कुशीनगर गए थे, वहां पर देखिए फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं सिद्धार्थनगर की तस्वीर है। इसके बाद वाराणसी जाएंगे। पहले सिद्धार्थनगर फिर वाराणसी का दौरा होगा। सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। उनके साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही आपको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर नजर आ रही हैं। सिद्धार्थनगर में पहले 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा, कई विकास परियोजनाओं को, और उसके बाद वाराणसी पहुंचेंगे जहां पर और साथ ही 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा वाराणसी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश का यह दौरा बहुत ही अहम दौरा है। सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं। यहां पर 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होना है। इसके बाद वाराणसी, जहां पर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की जाएगी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे बढ़े हैं और लगातार विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश को मिल रही है। आज पूर्वांचल में है प्रधानमंत्री। 9 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा। हरदोई और एटा में नए मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा कौन कौन से जिलों में बने हैं ये भी आपको बताते हैं। मिर्जापुर में, गाजीपुर में नया मेडिकल कॉलेज, कुल मिलाकर 9 है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर और देवरिया में भी नया मेडिकल कॉलेज जिसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ प्रतापगढ़, फतेहपुर में भी मेडिकल कॉलेज की सौगात और जौनपुर में भी। इस तरह से ये 9 मेडिकल कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी। फिर काशी में रिंग रोड फेज 2 का उद्घाटन होगा। 7 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा और वाराणसी को 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा भी मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, यह सबसे बड़ी हाईलाइट इस दौरे की मानी जा रही है। यह सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। देश के स्वास्थ्य ढांचे को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने की योजना। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 5 साल में करीब 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना यह है कि महामारी के दौरान पूरा देश जो है वो मजबूती के साथ इसके खिलाफ खड़ा हो सके। अगर जैसे कोरोना जैसी आपदा आती है तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं वो न सामने आए, उससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कैसे किया जा सकता है, अगले 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जाएंगे। जिसकी योजना है उसकी शुरुआत आज होने जा रही है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, यही इस दौरे की सबसे बड़ी हाईलाइट होने वाली है। प्रयास यह रहेगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा है, इसमें जो कमियां नजर आई खासतौर से कोरोना के समय में, उन्हें दूर किया जा सके।
विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है तो बहुत जरूरी है कि चुनाव से पहले जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रखा जाए। कौन कौन सी विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई, किनका लोकार्पण किया गया, वो बताया जाए। और यही प्रयास प्रधानमंत्री का इस दौरे के जरिए है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हो, रिंग रोड का उद्घाटन हो, ये सभी बताते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से विकास पर, डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। मोदी कार्यक्रम स्थल की ओर जाते हुए तो कार्यक्रम स्थल पर अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, यहीं पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, पूर्वांचल का ये दौरा बहुत ज्यादा अहम, 9 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और मंच पर पहुंच गए प्रधानमंत्री। जोरदार तालियों से भगवान बुद्ध की इस पावन धरती में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। मोदी 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 खड़े होकर के जो परंपरा रही है, जोरदार तालियों से आज 9 मेडिकल कॉलेज का उपहार मिल रहा है। जोरदार तालियों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच में हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पहली बार गौतम बुद्ध की धरती पे हैं। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से आप सब लोग मोदी 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 मोदी। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर, इस ऐतिहासिक धरा पर, इस ऐतिहासिक आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हम हृदय से स्वागत करते हैं। सिद्धार्थनगर की ये धरती आह्लादित भी है और गौरवान्वित भी, क्योंकि आज पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर में आगमन हुआ है। मैं चाहती हूं जोरदार तालियों के प्रणाम आप माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। और अब मैं सभी लोग शांत हो जाएं, जिससे मंच से जो कहा जा रहा है उसे आप ग्रहण भी करें और उसका श्रवण भी करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। केंद्र सहायतित योजना फेज 2 के अंतर्गत 2329 करोड़ की लागत से बनने वाले नवनिर्मित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर और इसके साथ ही 8 अन्य स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह में हम माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण और समस्त गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से सभी का स्वागत एक बार कर दें। मंच पर आसीन हैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जय प्रताप सिंह जी, सचिन चंद्र द्विवेदी जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.